अगर आपने चीज़ों को रिवाइज नहीं किया और क्वेश्चन नहीं लगाए और आपको ये पता नहीं लगा कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, तो आप एग्ज़ाम में भी नहीं कर। तो इस हिसाब से जब लास्ट मोमेंट पे फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप पैनिक नहीं करेंगे। मैंने ये चीज़ नहीं की थी, तो लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे मैं पैनिक कर गई थी और मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करके आई थी जो मुझे आते थे, लेकिन फिर भी घबराहट में वो गलत हो गए थे। नमामि दर्शकों, आईआईटी जैम केमिस्ट्री 2025 एंट्रेंस टेस्ट जो कि 2 फरवरी 2025 को है, अब उसमें काफ़ी कम समय रह गया है। तो जो भी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ढेर सारे सवाल होंगे कि अब तैयारी को कैसे कंटिन्यू रखा जाए, किस हिसाब से पढ़ा जाए कि अच्छी रैंक ला सकें। और लास्ट 2 महीने अब जनवरी और दिसंबर में ऐसे क्या प्लान्स रहने चाहिए कि जिनको फॉलो करके हम अच्छी रैंक सिक्योर कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले देखिए, ये समझना, मैं हर बार मैं कहती हूँ कि ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टॉपिक्स की वेटेज क्या है। अब देखिए, समझिए, जो आईआईटी जैम केमिस्ट्री का एंट्रेंस टेस्ट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब पार्ट ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, पार्ट बी में एमएसक्यू एंड पार्ट सी में एनएटी टाइप क्वेश्चन। अब जो एनएटी टाइप क्वेश्चन वाला सेक्शन रहता है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का रेशो है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि बाकी 2 से ज़्यादा रहता है, और फिजिकल केमिस्ट्री को बाकी 2 सेक्शंस में भी पूछा जाता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, और मैं 2024 में मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो उस हिसाब से मैं मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस आपको बताऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री का रेशो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री की वेटेज को नहीं समझा तो आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले वेटेज समझिए कि फिजिकल केमिस्ट्री को करना, बहुत कवर करना, कुछ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, सॉलिड स्टेट आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक्स आ गया, और उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री। अब क्वांटम केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ केमिकल काइनेटिक्स आ गया। ये टॉपिक हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने इनको छोड़ा तो आपकी रैंक बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। अगर आपका सिलेबस रह गया है और आपके पास कम टाइम है तो फटाफट उन टॉपिक्स को कीजिए जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है, जिनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे जो आपने नोट्स में नोट कर रखे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फटाफट उनकी रिएक्शंस को रिवाइज कीजिए। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, नेम रिएक्शन है, इनको बार बार दोहराइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, और कुछ रिएजेंट्स के काम कैसे, कुछ रिएजेंट्स काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको नोट कीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लास्ट मोमेंट पे चीज़ें याद नहीं रहेंगी। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उससे हर बार सवाल पूछे जाते हैं और उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में पीछे हैं तो फटाफट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पूरा कीजिए, ओएमसी को पूरा कीजिए। उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक जैसे है। अब बायो इनऑर्गेनिक से हर बार 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं, और वो ऐसे सवाल होते हैं कि एक बार आपने अगर पढ़ लिया तो वो आप करके ही आएंगे। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो आपको हर हाल में आता ही होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अब अगर आपने PYQ देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि इनसे हर बार सवाल पूछा जाता है। तो आप देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार सवाल पूछा जा रहा है, और आप वो पहले रिवाइज कीजिए। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे 1 या 2 साल में के गैप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, उनको हम लास्ट में टाइम बच गया तो कर लेंगे। तो इसीलिए टॉपिक्स के वेटेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अपने गोल्स सेट करना, अपने डेली गोल्स, अपने वीकली गोल्स सेट करना। देखिए, अभी जितने भी बच्चे हैं उनमें 2 कैटेगरी होंगी, जिनका सिलेबस नहीं हुआ होगा और जिनका सिलेबस हो गया होगा। अब जिनका सिलेबस हो गया है वो अपने वीक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 3, 2 और 1। आपको 3 दिन उन टॉपिक्स को देने हैं जो बहुत बड़े हैं, जिनको रिवाइज करने में टाइम लगेगा, और ऊपर से उनकी वेटेज भी ज़्यादा होगी। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लिया तो उसको आप 3 दिन दे दो, जिससे हर बार बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके उन 3 दिनों में उसको रिवाइज़ करो, उसके नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करो, उसके असाइनमेंट्स लगाओ, उसका टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, और इसी प्रकार फिर 2 दिन में कोई ऐसा टॉपिक लीजिए जो उससे कम लेंदी था, फिर उसको रिवाइज़ करो। तो इन 3 दिनों में आप 3 अलग अलग टॉपिक्स ले सकते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। जितना लेंथी कोई चैप्टर है उसको उतने ज़्यादा दिन दे दीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। अब 3 दिन में जब आप रिवाइज कर रहे हैं उसके साथ साथ अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हैं या बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, PYQ कर सकते हैं।
अगर अब दूसरा केस ये है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो ये 3-2-1 के रेशो को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। अब लेकिन वीक में कुछ दिन ऐसे ज़रूर रखने हैं जब आप उन टॉपिक्स को रिवाइज़ कर रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जो बड़े हैं, इम्पोर्टेंट हैं। उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनके असाइनमेंट्स लगाइए, उनके क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। अगर आपने उनके क्वेश्चन नहीं किए तो आप पेपर में भी नहीं कर पाएंगे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। फिर 3-2-1 के बाद आपके पास संडे फ्री रहेगा। संडे को कुछ हो जाओ, चाहे आपका सिलेबस पीछे रह रहा है, आपको रिवीजन करना ही है, क्योंकि बिना रिवाइज के चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी और सुंदर नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। संडे को हर हाल में आपको रिवीजन करना है। संडे को आपने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, जितने टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन सभी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए। जब चीज़ें आपके टिप्स पे याद होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब जब पूरे वीक के दौरान जब आप वो असाइनमेंट्स, क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तो जो संडे को रिवाइज की गई चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस हिसाब से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, संडे नहीं तो मंडे, मतलब कोई भी वीक में ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया है कि आप सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। उस दिन आप असाइनमेंट्स में आई हुई दिक्कतों को रिवाइज करेंगे, आपने मॉक टेस्ट में कोई गलती की होगी उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे, PYQ देखेंगे, PYQ में जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है उनको रिवाइज करेंगे। एक दिन पूरे वीक में बिल्कुल डेडिकेटेड होना चाहिए रिवीजन को, तो इस हिसाब से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये रिवीजन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब जितने सुंदर नोट्स बनाएंगे वो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं करते हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, नोट से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपने असाइनमेंट्स नहीं लगाए, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए और आपने प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चंस की, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे नोट्स में लिखी गई चीज़ें याद नहीं आती हैं। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपके ऊपर एक प्रेशर होगा, उस टाइम पे आपको चीज़ें ध्यान नहीं आएंगी। तो वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, उसके साथ साथ सिलेबस को थोड़ा थोड़ा कवर करते जाइए। उसके साथ अब आपको पता है कि वेटेज किन टॉपिक्स की ज़्यादा है। अब जिन टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है उनको रिवाइज कीजिए, उनके असाइनमेंट्स लगाइए, उनको अच्छे से टिप्स पे कर लीजिए। उसके बाद उनके साथ साथ अपना बचा हुआ सिलेबस भी कवर करते रहिए। आपके दिन के 2 हिस्से होने चाहिए, एक जिसमें आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा जिसमें आप रिवीजन कर रहे हैं और शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं। तो ऐसे अपने दिन को, अपने वीक को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। तो इस हिसाब से अगर आप कंटिन्यू रखेंगे अपनी तैयारी को, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको खुद को उन्हीं टाइम कंडीशंस में रखना है जिनमें आप अपने आप को फाइनल एग्जाम में रखेंगे। अगर आपका फाइनल एग्जाम 3 घंटे की ड्यूरेशन का होता है तो एक टाइमर सेट कीजिए 3 घंटे का, और एक मॉक टेस्ट उठाइए या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। तो अपने आप को कंप्यूटर के सामने रखिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ऑन कीजिए और अपना टाइमर ऑन कीजिए। 3 घंटे में आप जितना शिद्दत से कोई चीज़ सोल्व कर सकते हैं, जितना कंसंट्रेशन के साथ वो क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं, वो कीजिए। तो इस हिसाब से जब लास्ट मोमेंट पे फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप पैनिक नहीं करेंगे। मैंने ये चीज़ नहीं की थी, तो लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे मैं पैनिक कर गई थी और मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करके आई थी जो मुझे आते थे, लेकिन फिर भी घबराहट में वो गलत हो गए थे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अपने आप को उसी हिसाब से तैयार कीजिए जैसे आपको लास्ट एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लास्ट मंथ के लिए अपना काउंटडाउन प्लान कर लीजिए। जैसे मेरे दिमाग में ये था कि मैं जनवरी के लास्ट वीक में ये करने वाली हूँ कि अब तक जितने भी मैंने असाइनमेंट किए हैं, उनमें जितनी भी मैंने मिस्टेक्स की हैं, जिन क्वेश्चंस में मैं अटकी हूँ, मैं उनको रिवाइज़ करूँगी। फिर मेरा प्लान था कि मैं जितने भी PYQ में अटकी हूँ, मैं उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने जहाँ पे गलतियाँ की थी मैं उन टॉपिक्स को दोहराऊंगी, उनके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, उन गलतियों को लिख लूँगी कि इस फॉर्मूला में मुझे दिक्कत आई थी, इस रिएक्शन में मुझे दिक्कत आई थी, इस कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत आई थी। तो लास्ट वीक में गलतियों को सुधारो, नई चीज़ मत पढ़ो। अगर आपने नई चीज़ें पढ़ी, आपको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा और आपके दिमाग में वो लास्ट मोमेंट पर नहीं आएंगी। उसके बाद बाकी आप प्लान कर सकते हैं कि उससे पहले आप क्या करेंगे, कि इतने दिन में मैं ये कवर कर लूँगा, अगले इतने दिन में मैं ये कवर कर लूँगा। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। उसी के बाद आपको लास्ट मोमेंट तक लगता रहेगा कि आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपने सब कुछ नहीं किया है। आपको डर भी लगता रहेगा कि क्या इतनी तैयारी में सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस रखिए, आपने मेहनत की है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। और मैं अपनी हर वीडियो में आपको एक बात कहती हूँ कि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब भी कह रही हूँ कि PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी IIT आपका एग्ज़ाम बना रही है, उस IIT की क्या अप्रोच रहती है, वो कैसे क्वेश्चंस को पूछती है। अब आपको पता लगेगा कि एसिड बेस केमिस्ट्री में आप इतने दिन लगा रहे हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आपने 2 दिन दिए, और बाकी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप 6-7 दिन दे रहे हैं। तो ये टाइम की वेस्टेज है, आपकी मेहनत की वेस्टेज है। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लेट समझ में आई थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये समझने में देरी नहीं करनी चाहिए। नोट्स पे अटके रहने में और बाकी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अटके रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और समझिए कि किन टॉपिक्स को जल्दी कवर करने की आवश्यकता है और किन टॉपिक्स को अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कुछ और टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक तैयारी करते रहिए, खुद को शांत रखिए, समझिए कि आपके लिए अभी क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स को कवर कीजिए, रिवीजन कीजिए, असाइनमेंट्स लगाइए, PYQ दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और चीज़ों को समझिए और शांति से मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ।